Hi guys, welcome to the Bhagwati IAS and PSC learning. In this video, we will going to study about the interim government. आंतरिक सरकार के बारे में जानेंगे जो कि बनी थी 1946 में. What led to the formation of the India's interim government? Who were the members and who were holding different portfolios? और साथ ही में देखेंगे जो important decisions उन गवर्नमेंट ने लिया था. So please बने रहिए इस वीडियो में. Watch it till the end and enjoy learning guys. Stay tuned. So let's see about the interim government जो कि फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी. तो बेसिकली इंटीरियम का मतलब ही होता है प्रोविंशियल यानी कि टेम्पररी बेसिस में बनी थी. तो ये बनी थी 2 सितंबर 1946 टिल 15 अगस्त 1947. तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे ये एग्जिस्ट में आई. सो राइट फ्रॉम द क्रिप्स मिशन ब्रिटिश पीपल दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द इंटीरियम गवर्नमेंट इन इंडिया. बट कई ऐसे अटेम्प्ट्स हुए, हो नहीं पाया. फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 के थ्रू जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आई है, उसी में एक ये भी प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा एक इंटीरियम गवर्नमेंट भी रहेगी. साथ ही एक वाइसरॉय काउंसिल का भी प्रावधान था इंडियंस के लिए, जिसमें कहा गया था कि 14 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा बाय द वाइसरॉय. द देन वाइसरॉय उस टाइम लॉर्ड वेवेल थे. उन्होंने 14 मेंबर्स को अपॉइंट करना था जिसमें रिप्रेजेंटेशन सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज का होगा. तो ये एक ऐसी यूनिक गवर्नमेंट थी जिसमें बोथ द राइवल्स दैट इज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग दे शेयर्ड द इक्वल पावर एट द सेंटर. जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. सो उसमें इलेक्शंस होने थे और जो इलेक्शन थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू हुए थे. ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. इसमें हम जानेंगे इलेक्शन के बाद की कहानी. सो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बनी. टोटल 389 मेंबर्स थे. उसमें से वाइसरॉय द देन वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेवेल. उन्होंने बुलाया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. सो मुस्लिम लीग ने उस टाइम मना कर दिया था. They don't want to participate in the cabinet formation. So finally कांग्रेस को पूरा बनाना पड़ा. कांग्रेस ने कैबिनेट बनाई और पहली जो बनी थी कैबिनेट वो बनी थी 2 सितंबर 1946 जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी. इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे. 12 में से अगर हम देखें तो 9 लोग जो थे वो जनरल थे और 3 मुस्लिम्स को नॉमिनेट किया गया था कांग्रेस पार्टी ने. तो 3 मेंबर्स कौन हैं ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. आसफ अली, शफात अहमद खान और सैयद अली जहीर. ये 3 जो मेंबर्स थे, ये ध्यान रखिएगा मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये कांग्रेस के ही थे. ये आपको ध्यान रखना है. तो इस तरीके से 12 मेंबर्स की कैबिनेट बनी. फिर बाद में वाइसरॉय ने मुस्लिम लीग को काफ़ी इंसिस्ट किया कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और एक कंडीशन रखी थी कि आपको अगर इक्वल मेंबर्स दे देंगे, जितनी 5 सीट्स कांग्रेस के लिए थी, 5 सीट्स का ही मुस्लिम लीग को ऑफर दिया. तो मुस्लिम लीग मान गई और फाइनली रीशफल्ड हुआ 26 अक्टूबर जिसमें 5 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. सो आप स्क्रीन में देखिए 12 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स थे, आसफ अली पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे. जिन्होंने रिजाइन किया था वो थे SC बोस. ध्यान रखिए ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये शरद चंद्र बोस हैं. शफात अहमद खान एंड सैयद अली जहीर, ये 3 लोगों ने रिजाइन किया था. और जो 5 नए मेंबर्स ऐड हुए थे वो थे लियाकत अली खान, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, जोगिंदर नाथ मंडल, अब्दुल रब निश्तर, गजनाफर अली खान. ये 5 मेंबर्स थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव होके कैबिनेट को ज्वाइन किया था 1946 26 अक्टूबर. सो अब हम देखते हैं पूरा पोर्टफोलियो कि कितने मेंबर्स बन चुके थे. टोटल 14 मेंबर्स का बोला था, 14 मेंबर्स हो चुके थे. इसमें 5 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और जो 4 थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे SSIP दैट इज सिख, SC शेड्यूल्ड कास्ट, I फॉर इंडियन क्रिश्चियन एंड P फॉर द पारसीज. तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन था माइनॉरिटीज का. सो ये है पूरा पोर्टफोलियो 14 मेंबर्स का जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट टैकल किया. क्योंकि ये वाइसरॉय की काउंसिल थी बेसिकली, तो इसमें जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे,
वो लॉर्ड वेवेल थे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का भी पोर्टफोलियो दिया गया था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट वाज होल्डेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो मिला था। बलदेव सिंह की बात करें, इन्होंने डिफेंस का पोर्टफोलियो संभाला था और ये सिख रिप्रेजेंटेटिव थे। देन नेक्स्ट इज जॉन मथाई। जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का पोर्टफोलियो संभाला था। सी राजागोपालाचार्य एजुकेशन का। CH भाभा ये पारसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने वर्क, माइंस एंड पावर का पोर्टफोलियो संभाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। आसफ अली जी ने रेलवे का डिपार्टमेंट संभाला था। जगजीवन राम, ही वॉज द SC रिप्रेजेंटेटिव, जिनको लेबर का पोर्टफोलियो मिला था। लियाकत अली ने फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभाला था। TT चुंद्रीगर फॉर कॉमर्स। अब्दुल रब निश्तर फॉर द कम्युनिकेशन। गजनाफर अली खां फॉर द हेल्थ एंड द लास्ट इज द जोगिंदर नाथ मंडल फॉर द लॉ। तो ये 14 मेंबर्स थे। अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे। सो द इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय दिस कैबिनेट। First, on September 26, 1946, Nehru ji he declared a plan to engage into the direct diplomatic relations with all the countries and to do the goodwill missions. Goodwill missions बोला था किया जाएगा, और ये जो डिसीजन हुआ इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं 1947 में कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें 1947 अप्रैल में, तो यूएस ने भी अनाउंस कर दिया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर डॉक्टर हेनरी एफ ग्रेडिको। ही वाज द एम्बेसडर टू इंडिया एट दैट टाइम। एंड एम्बेसी लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएसएसआर, नीदरलैंड के, ये भी अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे। ऑन द सेम ईयर मई में देखें तो फर्स्ट चाइनीज एम्बेसडर डॉक्टर लो चिया ल्यून ही अराइव्ड एंड बेल्जियम कंसल जनरल, वो कोलकाता में, उनको अपॉइंट कर दिया गया था बेल्जियम एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो गई। देन ऑन द 1 जून इंडियन कॉमनवेल्थ रिलेशन डिपार्टमेंट और एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। नवंबर में इंडिया ने रेक्टिफाई किया था अ कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इन द सेम मंथ एक कमेटी भी बनाई थी जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और दिसंबर में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को इंक्लूड किया था कैबिनेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो कैबिनेट ने लिए थे। अब बात करते हैं कि पार्टीशन को कैसे मैनेज किया कैबिनेट ने। सो जब पार्टीशन को अनाउंसमेंट इसकी आई 3 जून 1947, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि माउंटबेटन प्लान था, जिसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसकी डेट स्टेट PSCs में डायरेक्टली पूछ लिया जाती है, MPPSC में पूछा था। सो ये जब डेट अनाउंस हुआ कि पार्टीशन होने वाला है, उसके ठीक 2 दिन बाद 5 जून को 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 5 पीपल व जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर एंड बलदेव सिंह। ये 5 मेंबर्स थे जो कि डील करे उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। लेटर ऑन एक स्पेशल कमेटी बनाई, उसमें भी 5 मेंबर्स थे, लेकिन ये डील करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। ये 16 जून को बनाई गई थी और इसमें भी 5 मेंबर्स थे, लाइक वाइसरॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर। सो ये 5 मेंबर्स थे इसमें, और यही कमेटी आगे जाके पार्टीशन काउंसिल बनी है, ये आपको याद रखना है। देखिए, इंटीरियम गवर्नमेंट और कैबिनेट की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ये टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली पोर्टफोलियो पूछ लिया जाता है। लाइक आसफ अली ने कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था, तो रेलवेज का था। CH भाभा का तो देखें माइंस का। तो आपको पोर्टफोलियो ध्यान रखना है। दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। That's all from my end. So if you have any doubts and queries, please let me know in the comment section. Please like it if you found it useful. Share among with your friends. Subscribe the channel if you haven't already. And don't forget to hit the bell icon for further notification and updates. Thank you so much for listening. Take care, guys.